नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज आप सभी यूट्यूब साथी हमारे साथ पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चन हमारे साथ आज आप करने वाले हैं। जी, इससे पहले हमने दो वीडियो अपलोड किया है, जो कि फर्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन कराया गया है। फिर सेकेंड वीडियो में 25 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कराए गए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे ये हमारा थर्ड वीडियो है, ठीक है, यानी कि तीसरा वीडियो है। तो यहाँ भी हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रकार से टोटल क्वेश्चन हम लोग 200 करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, यानी कि अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं एग्जाम को देखते हुए, जो कि बार बार पूछा जाता है और पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आइए एक एक करके आप कमेंट में आंसर दीजिएगा कि आखिर 25 में से आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं और कितने प्रश्न आपको नहीं जानते थे, ठीक है। ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में जो है किसे शामिल नहीं किया जाता है, वेतन को, किराया को, और वैतनिक घरेलू कार्य को, या फिर लाभ को। तो राष्ट्रीय आय में जो है किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो 51 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अवैतनिक घरेलू कार्य। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में क्या जोड़ा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में क्या जोड़ा जाता है, मूल्य ह्रास को, शुद्ध निर्यात, विदेशी आय, और प्रत्यक्ष कर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में क्या जोड़ा जाता है, तो 52 का डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर। क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रत्यक्ष कर। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, 53 नंबर प्रश्न है, जीडीपी की गणना किस सीमा के भीतर की जाती है। जीडीपी की गणना जो है किस सीमा के भीतर की जाते हैं, राज्य सीमा के भीतर, राष्ट्रीय सीमा के भीतर, अंतरराष्ट्रीय सीमा के भीतर, या फिर व्यापार सीमा के भीतर। तो जीडीपी की गणना जो है किस सीमा के भीतर की जाती है, तो 53 का सी नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर, आय विधि से राष्ट्रीय आय में क्या जोड़ा जाता है। आय विधि से जो है राष्ट्रीय आय में क्या जोड़ा जाता है, उत्पादन को, खर्च को, कारक आय को, या फिर बिक्री को। तो आय विधि से राष्ट्रीय आय में क्या जोड़ा जाता है, तो 54 नंबर के बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खर्च। खर्च क्या हो जाएगा हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यय विधि में क्या शामिल होता है। व्यय विधि में जो है क्या शामिल होता है, तो मजदूरी शामिल होता है, लाभ शामिल होता है, उपभोग व्यय शामिल होता है, या फिर किराया शामिल होता है। तो व्यय विधि में क्या शामिल होता है, तो 55 का सी नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, उपभोग व्यय हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 56 नंबर, उत्पादन विधि में किस पर ध्यान दिया जाता है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य पर, मध्यवर्ती वस्तुओं पर, आय पर, या फिर कर पर। तो उत्पादन विधि में किस पर ध्यान दिया जाता है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मध्यवर्ती वस्तुओं पर। मध्यवर्ती वस्तु हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दोहरी गणना से बचने के लिए किसे शामिल नहीं किया जाता है। दोहरी गणना से जो है बचने के लिए किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो अंतिम वस्तु, सेवाएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, या फिर निर्यात। तो दोहरी गणना से बचने के लिए किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो 57 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, मध्यवर्ती वस्तुएं जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय से क्यों भिन्न होती है। व्यक्तिगत आय जो है
राष्ट्रीय आय से क्यों भिन्न होती है? तो कर के कारण, बचत के कारण, हस्तांतरण भुगतान के कारण या फिर उत्पादन के कारण। तो व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय से क्यों भिन्न होती है? तो 58 नंबर के ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कर के कारण, कर के कारण हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 59 नंबर। परियोज्य आय डिस्पोजल इनकम का सूत्र क्या है? व्यक्तिगत आय या कर, राष्ट्रीय आय कर, जीडीपी कर या फिर जीएनपी मूल्यह्रास। परियोज्य आय डिस्पोजल इनकम का सूत्र जो है क्या है? सूत्र क्या है? तो 59 नंबर का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी कर, जीडीपी कर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मान कितना होता है? एक से अधिक, जीरो से एक के बीच, शून्य या फिर ऋणात्मक। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मान जो है कितना होता है? तो 60 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीरो से एक के बीच, जीरो से एक के बीच हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का मान क्या होता है? सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का मान जो है क्या होता है? तो एक से अधिक होता है, जीरो से एक के बीच होता है, एक से कम नहीं होता है या फिर ऋणात्मक होता है। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीसी का मान क्या होता है? तो एक्स का राइट आंसर हो जाएगा 61 का डी नंबर, यानी कि ऋणात्मक हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 62 नंबर। एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्वेश्चन मार्क, जीरो है, एक है, दो है या फिर एमपीसी है। तो एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्वेश्चन मार्क, तो 62 नंबर का केवल सी नंबर हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। दो, एम दो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 63 नंबर। निवेश गुणक का सूत्र क्या है? निवेश गुणक का सूत्र क्या है? एक बटे एमपीसी, एक बटे एमपीएस, एमपीसी बटे एमपीएस, एमपीएस बटे एमपीसी। निवेश गुणक का जो है सूत्र क्या है? निवेश गुणक का सूत्र क्या है? तो 63 का ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक बटे एमपीसी। अगला प्रश्न है 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुणक का मान किस पर निर्भर करता है? गुणक का मान जो है किस पर निर्भर करता है? बचत पर, उपभोग पर, एमपीसी पर या फिर आय पर। तो गुणक का मान जो है किस पर निर्भर करता है? तो 64 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर एमपीसी पर। एमपीसी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रभावी मांग किसके बराबर होती है? प्रभावी मांग जो है किसके बराबर होती है? तो कुल आपूर्ति के बराबर, कुल मांग के बराबर, कुल व्यय के बराबर, कुल उत्पादन के बराबर। प्रभावी मांग जो है किसके बराबर होती है? तो 65, 65 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुल व्यय, कुल व्यय हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है केन्स के अनुसार रोजगार किस पर निर्भर करता है? केन्स के अनुसार जो है रोजगार किस पर निर्भर करता है? तो पूंजी पर, जनसंख्या पर, प्रभावी मांग पर या फिर मजदूरी पर। तो केन्स के अनुसार रोजगार जो है किस पर निर्भर करता है? तो 66 नंबर का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रभावी मांग पर। प्रभावी मांग हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल्पकाल में मजदूरी कैसी होती है? अल्पकाल में जो है मजदूरी कैसी होती है? तो लचीली होती है, कठोर होता है या फिर परिवर्तनीय होती है या वह स्थिर होता है। अल्पकाल में जो है मजदूरी कैसी होती है? तो 67 नंबर का बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? कठोर होता है। क्या होता है? कठोर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 68 नंबर है बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है? ग्राहकों से ली जाने वाली दर, आरबीआई द्वारा वसूल की जाने वाली दर, सरकार द्वारा तय दर या फिर विदेशी दर।
तो बैंक दर क्या है? तो 68 का ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्राहकों से ली जाने वाली दर, ग्राहकों से ली जाने वाली दर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है रेपो दर किससे संबंधित है? रेपो दर किससे संबंधित है? तो कर से संबंधित है, सरकारी व्यय से संबंधित है, आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण से, विदेशी व्यापार से। रेपो दर जो है किससे संबंधित है? तो 69 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सरकारी व्यय। सरकारी व्यय हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर, खुले बाजार संचालन का अर्थ क्या है? कर संग्रह, सरकारी व्यय, प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री, विदेशी मुद्रा व्यापार। खुले बाजार संचालन का जो है अर्थ क्या है? तो 70 का डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विदेशी मुद्रा व्यापार। विदेशी मुद्रा व्यापार क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नकद आरक्षित अनुपात CRR किससे संबंधित है? नकद आरक्षित अनुपात CRR किससे संबंधित है? तो जनता से, सरकार से, आरबीआई से या फिर विदेशी बैंक से। नकद आरक्षित नकद आरक्षित अनुपात CRR किससे संबंधित है? तो 71 का सी नंबर हो जाएगा आरबीआई से। आरबी हमारा आई की हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है वैधानिक तरलता अनुपात SLR में क्या शामिल होता है? नकद, सोना, सरकारी प्रतिभूतियां या फिर उपर्युक्त सभी, या फिर उपर्युक्त सभी। वैधानिक तरलता अनुपात SLR में क्या शामिल होता है? तो 72 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियां। सरकारी प्रतिभूतियां क्या जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋण सृजन कौन करता है? ऋण सृजन जो है कौन करता है? आरबीआई, सरकार, वाणिज्य बैंक, उपभोक्ता। और ऋण सृजन कौन करता है? तो 73 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सरकार। सरकार क्या हो जाएगा? हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति के समय मुद्रा का मूल्य क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, दोगुना होता है। मुद्रास्फीति के समय मुद्रा का मूल्य क्या होता है? मुद्रास्फीति के समय मुद्रा का मूल्य जो है क्या होता है? तो 74 का सी नंबर स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है मांग खींच मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मांग खींच मुद्रास्फीति का कारण क्या है? लागत में वृद्धि, मांग में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, कर में कमी। मांग खींच मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो 75 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न हो जाएगा ये लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण क्या है? मांग है, मजदूरी में वृद्धि, आय या फिर निवेश। ये आप लोगों को आज हम लोग होमवर्क यहाँ पे दे रहे हैं। ये जो है इसको कमेंट में आप लोगों को आंसर बताना है, और ये जरूर बताएं कि 25 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न जो है आपको गलत हो चुका है, गलत हो गया। कितने प्रश्न ऐसे थे जिसके बारे में आप आंसर ही नहीं जानते थे। और ये हमारा वीडियो जो है आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।